गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओनो स्टडी में फिर से आपका स्वागत है और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बार बायो की क्लास 2 लेकर के। और जैसा कि मैंने कहा भी था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे, तो मैं आज साइटोलॉजी की क्लास करवाऊँगी। इससे पहले जो भी हमने पिछला पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा याद भी रहेगा और एक रिवीजन हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा कि जो है स्टडी ऑफ लाइफ को ही बायोलॉजी कहा जाता है। और बायोलॉजी टर्म किसने दिया सबसे पहले, तो ये दिया आपका लेमार्क एंड ट्रेवेरेनस ने। और बायोलॉजी टर्म्स को फिर बाद में जो है जब ज़्यादा थोड़ा स्टडी टर्म तो दे दिया, लेकिन इसकी स्टडी जो है क्योंकि मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट हैं इस वर्ल्ड में, तो उनकी स्टडी कैसे की जाए। तो उनकी स्टडी करने के लिए क्या किया, इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 2 पार्ट्स जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसने किया था, लिनियस ने किया था। और लिनियस ने जो है इसको प्लांटी और एनिमिलिया में डिवाइड किया था। लेकिन प्लांटी और एनिमिलिया में डिवाइड करने से जो है इसकी स्टडी थोड़ी टफ पड़ रही थी और इजी नहीं हो पा रही थी। तो इसको फिर डिवाइड किस में किया था, विटकर ने जो है इसको जो है 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। और वो 5 किंगडम्स कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, एनिमिलिया एंड प्लांटी। और इसके बाद जो है इन सभी को एक इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन देने के लिए जो है इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। उसके बाद हम चले, आपका रिवीजन तो एक हो गया है। उसके बाद हम शुरू करते हैं आपकी साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है, साइटो में एक साइंटिफिक नेम है सेल का। तो साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान या स्टडी ऑफ सेल, उसको हम कहेंगे साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में जो है सबसे पहले कि हम ये जानेंगे कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, कोशिका टर्म कहाँ से आया। तो सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटा और कॉर्क कहाँ से प्राप्त होता है, हमें ओक ट्री से। तो ओक ट्री का कॉर्क जो बॉटल्स में जो है एज ए कैप यूज़ किया जाता है, तो उसको उन्होंने काटा और उसमें उन्होंने देखा एक सेल लाइक स्ट्रक्चर देखा उन्होंने। जैसे सपोज एक किसी का कैप है और उसको जब बीच से काटा जाए तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर, उसमें जो है कुछ चैम्बर्स का स्ट्रक्चर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेल, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने जब सेल की खोज तो रॉबर्ट हुक ने कर दी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने सेल को किस में देखा, डेड सेल की खोज की उन्होंने। क्योंकि कॉर्क क्या था, एक डेड वुड था ओक का, उसमें जो है इन्होंने उस सेल को देखा था, तो डेड सेल की खोज की। लेकिन अब वही क्वेश्चन उठता है कि लाइव सेल किसने खोजा। तो लाइव सेल खोजा लीवेनहॉक ने। किसने खोजा लाइव सेल, लीवेनहॉक ने और रॉबर्ट हुक ने, दोनों ने जो है सेल तो खोज ली कि लाइव सेल खोज दिया लीवेनहॉक ने, और रॉबर्ट हुक ने जो है एक डेड सेल की खोज कर दी। लेकिन इसके बारे में है क्या, इसमें कौन कौन से मतलब इसके ऑर्गन्स हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ें जो है कैसे मतलब खोजी जाए, क्या किया जाए। तो इसको जो है आगे बढ़ाया स्वान एंड स्लाइडन ने। तो स्वान एंड स्लाइडन ने इस स्टडी को आगे बढ़ाया और उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ सेल। तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो थ्योरी ऑफ सेल किसने दिया, स्लाइडन एंड स्वान ने। तो उन्होंने सेल के बारे में बताया कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है। कैसी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, कैसी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल कैसे, क्योंकि इसकी संरचना इस टाइप की होती है, एक संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं।
जैसे सपोज दैट हमारी बॉडी है या कोई घर है, या जैसे आप मान लीजिए एक रूम का स्ट्रक्चर ले लीजिए, तो रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक अलमीरा होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपका एक बुक शेल्फ होगा, आपका टेबल रखने की जगह होगा, तो सारी चीज़ें मिला करके एक रूम बनता है। उसी तरीके से मान लीजिए घर है, घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, है ना, लेकिन वो बनता किससे है? ईंटों से, सीमेंट से, इन सब चीज़ों से मिला करके जब वो बनता है तो वो क्या है? एक घर बन जाता है। तो सेल क्या है? सेल भी एक घर के जैसा ही है, जो काफ़ी सारी चीज़ों से, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बनता है। तो जब स्लाइडेन और श्वान ने कहा कि जो सेल जो है एक बेसिक यूनिट है उसकी, और सभी जीव जो है एक कोशिका से बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति यानी कि कोशिका से ही होती है, और प्रत्येक जीव की जो सेल है, सेल अपने आप में क्या है? एक स्वतंत्र इकाई है, और प्रत्येक कोशिका का एक केंद्रक है, जो जैसे हम लोगों ने बनाया भी हुआ है कि केंद्रक जो होता है वो एक मेन एक्टर होता है किसी भी सेल का, यानी कि सारी चीज़ें जो है यहीं से फंक्शन लेती हैं। तो अब हम जो है आ जाएंगे कि प्लांट, तो सेल जो है, सेल को हमने क्या किया कि नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे हमने जीवों को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। वो किस बेस पे? जैसे एक हो गया यूनिसेलुलर, और दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में तो जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि जैसे कुछ प्रोटिस्टा, एमीबा वगैरह, यूग्लिना एक्सेट्रा जो है वो यूनिसेलुलर हैं, जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, लेकिन उस सेल के अंदर जो है ऑलरेडी सारे फंक्शंस होते हैं। वहीं पे जो है मल्टी सेलुलर जीवों में, जैसे हम खुद आ जाएंगे, ह्यूमन बॉडी, मंकीज़, या जो भी जीव हैं जिनकी जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के जिनकी बॉडी बनी है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल पे। तो जैसा कि हमने पढ़ा पहले कि जो प्रत्येक जीवधारी का, जैसे बायोलॉजी में हम लोग करते हैं, तो और हमने बायोलॉजी को किस में डिवाइड किया था? बॉटनी एंड जूलॉजी में डिवाइड किया था। तो इसी तरीके से हम लोगों को जो है सेल की भी, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की ही स्टडी करनी पड़ेगी। तो प्लांट सेल की स्टडी, मैंने एक प्लांट सेल ये बनाया हुआ है पहले से। तो प्लांट सेल की स्टडी करेंगे। तो प्लांट सेल जो है क्या है? ये प्लांट सेल है, और इसमें मैंने इसके ऑर्गन्स दिए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मान लीजिए कोई बॉडी है, और किसी बॉडी को केवल एक चीज़ से नहीं बनती है। जैसे मान लीजिए सेल है, और बहुत सारे सेल मिलकर के जो है टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यूज़ मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और इन सारे ऑर्गन से मिलकर के क्या बनती है? एक बॉडी बनती है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं, और ये है एक बेसिक यूनिट, किस चीज़ की? प्लांट की या एनिमल की लाइफ की। तो इसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में हम देखेंगे कि बहुत सारा जो है ऑर्गन्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, और क्या कहते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल का काम क्या है? यहाँ पे सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और ये जो है एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है। बाकी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जो अंदर आपका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके लिए, इसको सेफ रखने के लिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी का क्या काम है? ये इंटरनल सपोर्ट देते हैं सेल को। गोल्जी बॉडी क्या है? एक तरीके से स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारा स्केलेटन काम करता है सपोर्ट के लिए, उस तरीके से गोल्जी बॉडीज़ क्या हैं? स्केलेटन का काम करते हैं सेल के लिए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे आते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप के होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ ईआर जो होते हैं,
वो क्या करते हैं, फैट फॉर्मेशन करते हैं सेल के अंदर। और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मैंने जैसा कि बताया कि मेन एक्टर होता है इसका सेल का, है ना। और आपके वैक्यूल्स होते हैं, तो वैक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ भी लिक्विड को स्टोर करने का काम करते हैं। वही माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका सेल का एक तरीके से पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एटीपीज बनता है, और इस एटीपी से जो है हमें ग्लूकोज, मतलब सेल को ग्लूकोज मिलता है, और उस ग्लूकोज से क्या है, एनर्जी फॉर्मेशन होती है। उसी तरीके से साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म का क्या काम है, साइटोप्लाज्म जो है जितने भी ऑर्गन्स हैं सेल के उन सबको सेफ रखता है। मान लीजिए आपका गोल्जी बॉडी है, ईआर है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो इन सबको सेफ रखने का काम कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है, एक बहुत ही स्टिकी मैटर होता है जो सेल के अंदर होता है, और जो आपस में जो है बाकी ऑर्गन्स को रगड़ने से रोकता है, जिससे अगर वो आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये डैमेज हो जाएंगे और अपना जो उनका फंक्शन है वो ना प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है साइटोप्लाज्म की क्या भूमिका है कि साइटोप्लाज्म जो है सेल के सारे ऑर्गन्स को बहुत सेफ रखता है। इस तरीके से हम ये तो हमने पढ़ लिया एक तरीके से प्लांट सेल, लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है कुछ अंतर भी होते हैं, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगी आप लोगों को। जैसे प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल जो है जैसे सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये नहीं होती है। उसी तरीके से प्लांट सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरित लवक जिसे बोलते हैं, जो प्लांट की लीव्स को ग्रीन कलर देता है। और इसी की प्रेजेंट में जो है प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड मेकिंग करते हैं। उसी तरीके से वैक्यूल्स जो है प्रेजेंट रहता है दोनों में, और ये प्लास्टिड्स जो है नहीं रहते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट रहता है, वहीं एनिमल सेल में जो है प्रेजेंट रहता है, और प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है। सेंट्रोसोम जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेंट्रोसोम जो है सेल डिवीज़न का काम करता है। जो सेल्स होते हैं या उसको डिवीज़न का काम यहाँ से होता है सेंट्रोसोम से। जैसे सपोज दैट एक थ्रेड लाइक संरचना होती है, ये सेंट्रोसोम से जुड़ी होती है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से ये अलग होगा। इसी तरीके से जो है लाइसोसोम से प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और उसमें एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे जो है इनके स्ट्रक्चर को देखते हुए, जैसे अभी तक तो हम लोग ये जो पढ़ रहे थे प्लांट सेल पढ़ रहे थे, और प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें एब्सेंट रहती हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया कि लाइसोसोम नहीं होते हैं, सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, और कुछ और चीज़ें जो आगे आएंगी वो पढ़ूंगी। तो जैसे अभी हम देख लेते हैं आपका एनिमल सेल को, तो एनिमल सेल में भी लगभग वही चीज़ें होती हैं कि गोल्जी बॉडीज़ होती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि मैंने बताया था वहाँ पे कि रफ होते हैं और
स्मूथ होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। एक आपका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का काम होता है कि न्यूक्लियस को जो है सेफ रखने का। राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और आपकी जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म होता है कि इसमें भी जो है। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक तो लाइसोसोम नहीं होते थे वहाँ पे, है ना, और राइबोसोम्स नहीं होते थे। बाकी मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो है प्लांट सेल का और उसका सेम ही था। अब हम यहाँ से आ जाएंगे कि मतलब इसमें मेन जैसे ऑर्गन है जो सेल के, इनके अपने काम क्या हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली पे। तो जो जितने भी कोशिका में मतलब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक महीन झिल्ली से घिरे रहते हैं। और ये जो है आपकी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही पाई जाती है। और इसका जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इसका निर्माण जैसे कुछ लिपिड्स, प्रोटीन्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उससे मिलकर के होता है। और जो मेम्ब्रेन का मतलब होता है एकदम बहुत ही महीन झिल्ली, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसका काम जो है कोशिका के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको इकट्ठा रखना होता है। और उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आ जाएंगे आपकी सेल वॉल पे। तो सेल वॉल जैसा कि मैंने पहले बताया जब मैं प्लांट सेल को डिस्कस कर रही थी कि सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती है। लेकिन तो सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल का जैसे सेल वॉल, इसमें सेल वॉल का काम क्या होता है, इस प्लांट सेल को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना। ये है ना। उसके बाद हम आ जाएंगे आपके न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि कोशिका का जो है सबसे मेन पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, मेन एक्टर है कोशिका का, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है या उसको एक्टिव रखता है। तो ये एक तरीके से ना कोशिका के मैनेजर का काम करता है कि सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप भी कहीं जाते हैं तो देखते होंगे एक मैनेजमेंट होता है, आपके घर में भी कोई एक मैनेजर मीन्स जो भी मुखिया होता है आपके घर का, वो क्या करता है, सारी चीज़ों को मैनेज करता है कि घर में क्या आना है, खाना पीना, सोना, रहना, मतलब जो भी है, जो सारी चीज़ें हैं वो कौन होता है, घर का एक मैनेजर जो मुखिया है वो मैनेज करता है। उसी तरीके से ये आपका केंद्रक क्या है कि सेल का मैनेजर है, और ये है सारे काम को मैनेज करता है। उसी में जो है एक न्यूक्लियस में जो है एक जैसे मैंने बताया कि सेंट्रोल्स के बारे में जैसे मैंने डिस्कस किया कि वो एनिमल सेल में होता है, तो न्यूक्लियस में ही जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो मैंने बताया था, इनको क्रोमेटिन्स बोलते हैं, और ये सेंट्रोल से जुड़े रहते हैं आपस में, है ना। इसका जो और यही जो है क्रोमोजोम्स से जो है इनका क्रोमोजोम्स को फॉर्मेशन यही करता है। और क्रोमोजोम्स क्या करते हैं, हमारे जेनेटिक्स में जैसे हम पढ़ेंगे कि किसी भी हमारे लक्षणों को, किसी भी जीवधारी के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद में हम आ जाएंगे साइटोप्लाज्म पे। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ये मैंने जैसे डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर रहने वाला एक ये जो लिक्विड मतलब स्टिकी एक मैटर होता है जो सेल के सारे ऑर्गन्स को बहुत सेफ रखता है। मतलब सेल के ऑर्गन्स जो है आपस में अगर ये नहीं होगा तो क्या होंगे, आपस में जो है एक दूसरे से रगड़ खाएंगे और उसको बाद में जो है हार्म हो सकती है। तो इसको जो है हार्म से बचाने के लिए साइटोप्लाज्म है। मतलब देखिए नेचर ने कितना अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि सब चीज़ों को मतलब सेफ रखे अंदर से। उसके बाद में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे आते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी कैसे होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का काम क्या होता है, फैट फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर,
और जो आपका रफ होता है तो इसमें जो है राइबोसोम सिंथेसिस होती है। तो राइबोसोम सिंथेसिस के लिए इसके बाद में हम आपके पास आ जाएंगे राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम सिंथेसिस हमने पढ़ लिया कि रफ ईआर में होता है। तो अब जब राइबोसोम्स सिंथेसिस उसमें होती है तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम क्या करते हैं कि इनमें जो है रिबोन्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन का मतलब बना होता है ये, और ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स का क्या काम होता है, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, और इसीलिए राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। और राइबोसोम्स को ही जो है रॉबर्ट ने इसका नाम राइबोसोम्स दिया। इसी तरीके से आते हैं गोल्जी बॉडीज़ पे। तो गोल्जी बॉडीज़ जो है एक मतलब बहुत छोटी छोटी पाइप्स के लाइक वो होती है। जैसे इसमें देखिए ये इसको बड़ा कैसे करूं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी छोटी छोटी, ये है गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज का नाम कैसे पड़ा, कैमिलो गोल्जी ने जो है न इसको अरे अरे जैसा कि हम लोग अब तक पढ़ रहे थे, तो हमने जैसे कि गोल्जी बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि गोल्जी बॉडीज़ क्या होते हैं, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है एक छोटी सी, और गोल्जी बॉडी की जो है खोज की कैमिलो गोल्जी ने, और उन्हीं के नाम पे जो है इसको हम लोग गोल्जी बॉडी कहने लगे। मतलब हम लोग नहीं, मीन्स कैमिलो गोल्जी ने ही इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा, और सभी लोग इसको जो है गोल्डी बॉडी के नाम से जानने लगे। लेकिन गोल्जी बॉडीज़ क्या करते हैं, गोल्जी बॉडीज़ जो हैं एक तरीके से तो गोल्जी बॉडीज़ को जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो ट्यूब्स होते हैं छोटे छोटे, और ये क्या करते हैं एक तरीके से यातायात प्रबंधक का काम करते हैं। यानी कि कोशिका के जो भी मटेरियल्स है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। और कुछ पदार्थ जिनकी ज़रूरत नहीं है सेल को, उसको जो है बाहर भी निकालते हैं। तो इसके बाद हम लाइसोसोम्स पे आते हैं। तो लाइसोसोम्स का काम क्या होता है कि ये छोटे छोटे लाइसोसोम्स जो हैं वो छोटे छोटे राउंड शेप के एक मतलब बेकहरी झिल्ली से थैली नुमा जैसे उनको ना लाइसोसोम्स होते हैं जो थैली नुमा संरचना भी बोलते हैं, और इन्हीं को जो है आत्महत्या की थैली जानते हैं। ये तो सभी जानते होंगे, जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम का जो काम होता है कि लाइसोसोम करता है कि जैसे बाकी अगर ऑर्गन सही काम नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसका मैनेजर होता है पूरा सेल का। उसी तरीके से लाइसोसोम क्या होते हैं कि लाइसोसोम को एक तरीके से आर्मी कहा जा सकता है, कि लाइसोसोम अपना जैसे जो भी काम अगर कुछ नहीं करता तो लाइसोसोम जो है ब्लास्ट हो जाते हैं, और सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं। और इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स कहा जाता है ना। लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो वायरसेस वगैरह जो आते हैं बॉडी को, मतलब बॉडी को एक तरीके से रक्षात्मक वो भी ये देता है। तो इसीलिए जो है इनको लाइसोसोम कहा जाता है। उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, और इसका नाम किसने किया था, बेंडा ने। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक तरीके से जो है इसमें रेस्पायरेशन होता है बॉडी सेल के, जैसे हमें अपनी बॉडी के लिए रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल को रेस्पायरेशन देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एटीपीज का निर्माण होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी बनते हैं, और ये एटीपी किसके थ्रू बनते हैं, एक साइकिल होती है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के थ्रू 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और ये 38 एटीपी क्या करते हैं, एक ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये ग्लूकोज क्या करता है, ये एनर्जी देता है।
सेल को। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कभी थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि हम लोग को बहुत थर्स्ट फील हो रहा है, या हम लोग बहुत थकान या टायर्ड फील करते हैं, तो क्या करते हैं, ग्लूकोज पीते हैं। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल को एनर्जी देता है, किसके थ्रू, ग्लूकोज के थ्रू। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स या लवक। लवक क्या होते हैं, लवक जो है जो किसी प्लांट को जो है कलर देने वाली जो होते हैं वो उनको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स या लवक। तो लवक जो है सिर्फ और सिर्फ पादप को, लवक जो है सिर्फ किस में पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में या पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं। इनका अपना स्वयं का जीनोम होता है और विभाजित होने की क्षमता भी रखते हैं। जीनोम जस्ट लाइक जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एनिमल सेल में जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन जो है प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है सेल डिवीज़न का काम कौन करता है, इनके अपने प्लास्टिड्स करते हैं, जिनका अपना खुद का जीनोम होता है। और ये जो है इन लवक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे आपके क्रोमोप्लास्ट हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए और ल्यूकोप्लास्ट हो गए। तो ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जिसे हमने पढ़ा है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता, ये वाइट मतलब कलरलेस होते हैं। और इनको कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो है जैसे आपकी रूट होती है पौधे की, यानी कि जड़, भूमिगत तना आदि में पाए जाते हैं। और इनमें जो है स्टार्च का स्टोरेज रहता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट। आपने देखा होगा कि कोई भी जड़ जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, तो यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च रहता है। इसकी वजह से जो है हम लोग भी मोटे हो जाते हैं। और प्रोटीन के रूप में जो है ये भोजन का स्टोरेज करते हैं अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं। हरित लवक आप जाते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से ये ग्रीन होते हैं। और इनमें जो है ये क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सहायता करते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इस अपना फूड मतलब प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि सनलाइट में जो पौधे अपना फूड मेकिंग करते हैं उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किसकी प्रेजेंट में होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। और इसीलिए जो है हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। इसी तरीके से आते हैं हम क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं, यानी कि रंगीन लवक होते हैं ये। और ये प्राय क्या होते हैं, रेड, येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं। जैसे मान लीजिए गाजर है, गाजर का रंग रेड या ऑरेंज गाजरी कलर क्यों होता है, या मान लीजिए टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। जैसे लाइकोपिन पाया जाता है टमाटर में, कैरोटीन गाजर में पाया जाता है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आगे आएंगे। और जो पौधे के जो रंगीन भाग होते हैं, जैसे फूल हुआ, उसके सीड्स हुए, बीज हुए, इन सब में जो है क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट ही पाए जाते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो है जो कलर्स होते हैं ना, वो पॉलिनेशन के लिए भी कीटों को आकर्षित करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे मधुमक्खी क्या करती है, वो शहद इकट्ठा करती है फूलों से, लेकिन कहीं ना कहीं मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, पॉलिनेशन के लिए भी जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे बैठती हैं और वहाँ से जो है उनके पोलन ग्रेन्स को उठा करके वो उनके स्वतः ही उनके पैरों से चिपक जाते हैं, और वो नेक्स्ट फ्लोर पे जब बैठी हैं तो उस पे बीजांड पे वो गिर जाते हैं। और वहाँ से जो क्या होता है कि पॉलिनेशन शुरू होता है और आगे जाके एक नई ब्रीड या कुछ भी बनता है। तो पॉलिनेशन हो गया आपका, किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार कौन सा प्लास्टिड होता है आपका, क्रोमोप्लास्ट होता है, यानी कि रंगीन लवक। क्योंकि ये जो है बटरफ्लाइज को या आपको हनी बी वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वैक्यूल्स पे। तो वैक्यूल क्या है, ये निर्जीव